ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी यानी बेसिक फंक्शन ऑफ द टेक्सोनॉमी क्या होता है। यहाँ पर टेक्सोनॉमी के बेसिक फंक्शन को हम जानेंगे और बेसिक फंक्शन के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो जीवों की पहचान करना, नामकरण करना और वर्गीकरण करना, ये सब पद्धति हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारे इस वीडियो में सिर्फ नामकरण के बारे में जानेंगे, अगले वीडियो में हम लोग वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो जीव जगत के बारे में बनाई गई थी और जीव जगत के अंतर्गत सजीव क्या हैं, सजीव के लक्षण क्या हैं, सजीव का वर्ग क्या है, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताई गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और हम अपनी इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि बेसिक फंक्शन ऑफ द टेक्सोनॉमी क्या होती है। बेसिक फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी को जानने से पहले जीव जगत के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस जीव जगत में जीवों की स्थिति कैसी है। आप देखते हैं कि जीव छोटे हों या बड़े हों या अति सूक्ष्म हों, उनकी स्थिति एक क्रमिक रूप से होती है और उन जीवों का हम लोग पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद उनका नामकरण करते हैं, नामकरण के बाद फिर उनका वर्गीकरण करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको नामकरण के बारे में बताने चल रहे हैं कि नामकरण जीवों का कैसे किया जाता है। तो आइए देखिए, सर्वप्रथम वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य किसी जीव की पहचान करना, यानी यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी जीव की पहचान करना। और जब किसी जीव की वो पहचान कर लेती है तो नियमानुसार जीव को नाम देना, यानी नियम के अनुसार जीव का नाम देते हैं और उसी जीव को किसी मान्य पद्धति, देखिए किसी मान्य पद्धति में निश्चित स्थान देना, यह एक प्रकार से जीवों के नामकरण में आता है। यानी हम लोग करते क्या है, सबसे पहले उस जीव की पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद उनका नामकरण करते हैं और नामकरण करने के बाद तब उसका वर्गीकरण करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग नामकरण के बारे में देखेंगे कि नामकरण की पद्धति को किसने दिया, कैसे जीवों का नामकरण किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नामकरण यानी अंग्रेजी में से नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर किसे कहा जाता है, तो देखिए किसी जीव की खोज स्थान निर्धारित करने के पश्चात एक निश्चित नाम देने की पद्धति ही नामकरण कहलाती है। यानी कहने की बात यह है कि किसी जीव की खोज करना, खोज करने के बाद उसके स्थान को निर्धारित करना और निर्धारित करके एक निश्चित नाम देना, यही एक नामकरण की पद्धति कहलाती है। अब इस नामकरण की पद्धति को किसने शुरू किया, किसने बताया, उसके बारे में देखेंगे। देखिए इस नामकरण की पद्धति को सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस एक जीव वैज्ञानिक है। ये प्रश्न में पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि कैरोलस लिनियस किस प्रकार के वैज्ञानिक हैं, तो उत्तर आएगा जीव वैज्ञानिक है। इन्होंने नामकरण देने में अपना योगदान दिया था। तो आप देखिए कैरोलस लिनियस ने प्रत्येक जीव को जीव वैज्ञानिक नाम देने के क्षेत्र में कार्य किया। उन्होंने सन 1758 में, इसे भी याद रखना है कि उन्होंने सन 1758 में अपनी पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, यानी सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में जीवों के नामकरण के बारे में उन्होंने व्याख्या किया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में उन्होंने कम से कम 4378 जंतुओं को वैज्ञानिक नाम देकर वर्गीकृत किया था। यानी सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस थे। कब इन्होंने अपने बुक में प्रकाशित किया, 1758 में, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी। यानी यहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिले, कैरोलस लिनियस, 1758 और सिस्टेमा नेचुरी। ये 3 प्रश्न जो है आपके मिल चुके। आगे हम देखेंगे कि कैरोलस लिनियस ने क्या योजना बनाकर हमें आगे अध्ययन की दृष्टि में बताया। देखिए जीवों के नामों का अध्ययन निम्न 2 प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो जीव होते हैं, जीव के जो नाम होते हैं, नामों का अध्ययन हम लोग 2 पद्धति से करते हैं। पहली पद्धति का नाम है साधारण या देशज पद्धति या देशज नाम के आधार पर, और दूसरी पद्धति का नाम है वैज्ञानिक नाम के आधार पर। तो हम पहली पद्धति को देखेंगे, साधारण या देशज
की पद्धति के आधार पर हम देखेंगे कि किसी जीव का नामकरण कैसे किया जाता है। तो आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न देशों में जंतुओं तथा पादपों को स्थानीय देसी नाम से जाना जाता है। यानी कहने की बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में देखा जाए तो भिन्न भिन्न देश है और वो देश क्या करते हैं, जंतुओं और पौधों को स्थानीय यानी लोकल, हम बोल सकते हैं स्थानीय यानी लोकल या देसी नामों से जाना जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे धान को भारत में चावल कहा जाता है, यानी समझने की बात है कि भारत में धान को चावल कहा जाता है। उसी तरह से इंग्लैंड को धान में राइस कहते हैं और इटली में धान को राइसो के नाम से जाना जाता है। तो आपने भी देखा कि स्थानीय नामों में या देसी नामों में किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधों का नाम बदल गया। तो पहली पद्धति हम लोग देख लिए, कौन सा, साधारण या देशज नाम पद्धति। और दूसरी पद्धति है वैज्ञानिक नाम। अब यह वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है, देखिए वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए जीव वैज्ञानिक जो होते हैं वह वैज्ञानिक नाम किसी जीव का, किसी पेड़ पौधों का नाम देते हैं। तो हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वह नाम है, यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि किसी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह नाम है जो उसे किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है। यानी वैज्ञानिक नाम जीव वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है। अगर हम लोग उदाहरण में देखें तो उदाहरण में देखिए, यानी जैसे में चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिए चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा, यानी चावल को यहाँ पर नाम दे दिया गया वैज्ञानिक नाम के रूप में ओराइजा सटाइवा। आगे हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक नाम देने वाली जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी वैज्ञानिक नाम जब देते हैं तो किस पद्धति के आधार पर उन्हें नाम देते हैं। देखिए पहली पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति और दूसरी पद्धति का नाम है त्रिनाम पद्धति। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे या कौन हैं। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता आपको मिलेगा कैरोलस लिनियस को जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न आपको ये भी मिल गया। द्विनाम पद्धति को अंग्रेजी में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है क्या, तो आइए हम आपको बताते हैं। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण 1758 में इन्होंने इसका वर्णन किया था। यानी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जन्मदाता कैरोलस लिनियस और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी के जो 10वें संस्करण जो 1758 में प्रकाशित किया था तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया था। तो हमको समझने की बात सीधा सा ये है कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक को भी याद रखना है जो मैंने आगे आपको बताया था। और एक बातें और बता दें, जो कैरोलस लिनियस थे तो इनका नाम पहले कार्नवाल लिनियस था। तो जब इन्होंने जीवों का वैज्ञानिक नाम दे रहे थे तो जब जीवों का वैज्ञानिक नाम दे रहे थे तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज कर लिया। यानी पहले कार्नवाल लिनियस था, बाद में चेंज कर कैरोलस लिनियस अपना नाम रख लिए। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लिए कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस ने कैसे जीव के वैज्ञानिक नाम का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। आगे हम लोग देखेंगे कि द्विनाम पद्धति के अनुसार यह कैसे जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखने में मदद करता है। तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। यानी समझने की बात यह है कि जो जीव हैं और उस जीव के, यानी द्विनाम पद्धति हमें बताता है कि जीव के नाम के 2 भाग होते हैं और जो पहला भाग होता है जीव के श्रेणी या वंश को प्रदर्शित करता है। यानी जीव वैज्ञानिक यानी कैरोलस लिनियस ने अपनी पद्धति के अनुसार हमको ये बताया कि जीव का जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उस वैज्ञानिक नाम में कह सकते हैं उनके 2 भाग होते हैं। और प्रथम भाग हम लोग क्या नाम देते हैं, श्रेणी या वंश को प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रथम भाग श्रेणी या वंश को प्रदर्शित करते हैं और इसी श्रेणी या वंश को इसे जेनेरिक नाम भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफी पूछा जाता है कि वंश को किस अदर नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जेनेरिक नाम से जाना जाता है। अब दूसरे भाग को देखते हैं। तो दूसरा भाग देखेंगे कि जीव के जाति को प्रकट करता है। अगर जीव का वैज्ञानिक नाम हम लिख रहे हैं द्विनाम पद्धति के अनुसार तो प्रथम भाग हमको तो मालूम हुआ वंश और दूसरा भाग क्या था, जाति।
को प्रकट करता है। और इसी जाति को हम लोग स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं, यानी इसी जाति को स्पेसिफिक नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए एक उदाहरण के रूप में देखें, जैसे घरेलू चिड़िया। तो घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम बताया गया है आपको, पैसर डोमेस्टिकस। यानी पैसर डोमेस्टिकस में देखेंगे तो पैसर क्या है, ये जीनस यानी वंश है, और डोमेस्टिकस क्या है, यह इसकी जाति है। तो द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी जीव का हम लोग जो है यहाँ पर नामकरण कर दिए। जैसे उदाहरण के रूप में घरेलू चिड़िया का नाम है पैसर डोमेस्टिकस, तो ये द्विनाम पद्धति के अनुसार हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे त्रिनाम पद्धति के अनुसार जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है, क्यों त्रिनाम पद्धति लाई गई। तो देखिए त्रिनाम पद्धति क्या है, आप देख रहे हैं कि त्रिनाम पद्धति है क्या। कुछ जीव जातियों की उपजातियों में, यानी कह सकते हैं कुछ ऐसे जीव जाति हैं उनको उपजातियों में रखा गया। क्यों रखा गया, आप देख सकते हैं कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने या अन्य कारणों से कुछ असमानताएं पाई गई। यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि कुछ ऐसे जीव जंतु थे जिनकी उपजातियों में भी इन्हें रखा गया। क्यों, क्योंकि इनका जो भौगोलिक क्षेत्र था अलग अलग था। यानी भौगोलिक क्षेत्र अलग होने के कारण इन जीवों में असमानताएं पाई गई। अब उस जीवों में जब असमानताएं पाई गई तब इनके वैज्ञानिक नाम रखने में यानी इनकी उपजातियों को जोड़ दिया गया। तो आइए हम लोग जो कह सकते हैं एक उदाहरण के रूप में देख रहे होते हैं। एक उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे आपको उदाहरण दिखा गया है भारतीय कौवा, फिर श्रीलंका के कौवे, फिर यहाँ पर दिखा गया है बर्मा के कौवे। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे देखिए भारतीय कौवे, तो भारतीय कौवे का नाम यहाँ पर रखा गया है कोरवस स्प्लेडेंस स्प्लेडेंस। यानी समझने की बात यहाँ पर यह है कि कोरवस स्प्लेंडेंस ये क्या है, वैज्ञानिक नाम, लेकिन क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र भारत का अलग है, श्रीलंका का अलग है, बर्मा का अलग है। तो अब इसमें जो कौवे पाए गए थोड़े से उनमें असमानताएं दिखाई दी। जब थोड़े से असमानताएं दिखाई दी तब इनका जब हम जीव वैज्ञानिक नाम लिख रहे होते हैं तो इनमें उपजातियों को हम जोड़ देते हैं। तो आइए देखिए पहले कौवे को देखते हैं भारतीय के रूप में, इनको बोलते हैं कोरवस स्प्लेडेंस स्प्लेडेंस। यानी ये कोरवस क्या है, वंश, स्प्लेडेंस क्या है, जाति, और ये स्प्लेडेंस क्या है, इसकी उपजाति के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बर्मा के कौवे को, तो बर्मा कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है, कोरवस स्प्लेडेंस इंसुलेंस। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यानी हमको समझने बात है कि कोरवस स्प्लेंडेंस क्या है, ये तो जीव वैज्ञानिक नाम है ही है, लेकिन इसके बाद ही उपजाति लिखी जाती है। श्रीलंका के देखेंगे, देखिए श्रीलंका के कौवे का वैज्ञानिक नाम है कोरवस स्प्लेंडेंस और प्रोटीगेटस। यानी आपको यहाँ से समझना है कि कोरवस स्प्लेंडेंस ये जीव वैज्ञानिक नाम है, और जीव वैज्ञानिक के नाम के बाद ही उपजाति को जोड़ दिया जाता है। तो अभी मैंने आपको बेसिक फंक्शन ऑफ द टेक्सोनॉमी के बारे में बताया, जिसमें जीवों की पहचान करना और जीवों की पहचान करने के बाद उनका नामकरण कैसे किया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो हमारी यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक सभी को धन्यवाद।